एबीवीपी के घोषणा पत्र के कार्यक्रम के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। सभी दल तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रही है और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी परीक्षा होने वाली है। जो सपने दिखाए गए थे उत्तर प्रदेश की जनता को, वो बड़े बड़े सपने थे। आज जब सत्ता में बैठे लोगों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाना होगा तो अपने संकल्प पत्र के बारे में बताना होगा। जो संकल्प पत्र उन्होंने जनता के बीच में रखा था और ये कहकर के दिल्ली और लखनऊ में जब सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने बारे में ये बताना पड़ेगा कि किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। नौजवान अपनी नौकरी और रोजगार के बारे में पूछेंगे, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ में बड़ी सरकारें बनी हैं, बड़ा बहुमत मिला है और ये उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने भारतीय जनता पार्टी की न केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई है बल्कि दिल्ली में 2 बार सरकार बनवाई है। जो बहुमत आज भारतीय जनता पार्टी पे है वो उत्तर प्रदेश की वजह से ही है। आज यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है और हर फ्रंट पे नाकाम है। जो बड़े बड़े वादे किए थे सरकार ने वो सब जुमले निकले। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे काम किए हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का मौका मिला है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सप्रेसवे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन रोड से जोड़ना, बिजली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे काम हुए हैं। जितने भी बिजली के कारखाने लग सकते थे कारखाने लगे हैं। सोलर एनर्जी में जितना भी इन्वेस्टमेंट आ सकता था वो किया गया और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज को बनाना, कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाना, नए तरीके से उत्तर प्रदेश को कैसे नई चीज़ों को दिया जाए, चाहे वो रिवर फ्रंट रहा हो, चाहे वो लाइन सफारी रही हो, ये तमाम समाजवादी सरकार में काम हुए हैं। और इसी जगह जहां हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, एचसीएल जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। कई हज़ार नौजवान जो कभी हैदराबाद में पढ़ते थे जाकर के, बेंगलोर में जाते थे या चेन्नई में जाकर के उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी, एचसीएल के इसके आ जाने के बाद जो वहाँ कर रहे थे लोग वो यहाँ आए हैं और एचसीएल का एक बड़ा हब नोएडा के बाद लखनऊ में बन करके आ रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जहाँ है वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खेल कैसे हो सके उसके लिए भी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने का काम किया है। केवल यही नहीं, कानपुर का जो खोया हुआ इतिहास था ग्रीन पार्क का, वो भी बनाने का काम हुआ है। लाइन सफारी, एनिमल सफारी बनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जगह जगह पर काम करके दिखाए हैं। चाहे वो बलिया का जो ब्रिज है जो बिहार को जोड़ता है, चाहे वो वरुणा नदी जो गंगा में मिलती है उसका रिवर फ्रंट रहा हो, और जगह जगह टूरिज़्म के क्षेत्र में काम हुए हैं। टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि टूरिज़्म के बढ़ने से न केवल रेवेन्यू आती है बल्कि नौकरी मिलती है और रोजगार के भी अवसर बड़े पैमाने पर मिलते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार का सवाल है, इन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि लंबा कार्यक्रम होगा, आपके सवाल आ जाएं। मैं तो केवल कुछ बातें रखना चाहता था, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें रखूं और जब आप लोग सवाल जवाब पूछेंगे तो उसमें आप बाकी बातें आ जाएंगी। मैं एक बार फिर घोषणा पत्र के लिए पंकज झा जी को और एबीपी चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहला सवाल मैं मदन मोहन बहुगुणा जी से लूँगा। आप क्या अखिलेश जी से सवाल? अखिलेश जी, आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि आपको सपना आया कि आपकी सरकार बनने जा रही है, तो आपको एडवांस में मैं बधाई देता हूं उसके लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब भी आपकी सरकार बनी तो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या लोगों को, जो आम धारणा है, मैं धारणा की बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके शासन में, चाहे अब की हो या पहले की सरकारें रही, खराब हो जाती है। तो आपके दिमाग में क्या है कि इस धारणा को आप बदल सकें? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जो पार्टी का परसेप्शन क्रिएट है इधर, वो ये परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में बेहतर नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे अच्छा रहे
आम लोगों को कैसे न्याय मिले, उसके लिए ज़रूर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर काम होगा। और मैं आपको ये भी दिला दूं याद कि सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम पुलिस को अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और डायल 100 अगर आप देखेंगे तो उसमें जो फ़ोन उठाने पर मैंने महिलाएं रखी, लड़कियों को रखा, और इसलिए रखा कि अगर कोई तकलीफ और परेशानी में है और अगर कोई बार बार फ़ोन उठा रहा है तो हो सकता है कि पुरुष रहेगा तो व्यवहार उसका खराब हो सकता है, और कई बार महिलाओं के साथ घटना होती है तो कुछ बता नहीं पाएंगी क्योंकि अगर पुरुष फ़ोन उठाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की देन है कि डायल 100 में लड़कियों को ही रखा गया, महिलाओं को ही रखा गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो आज है, क्या किसी मुख्यमंत्री से आप सोच सकते हैं ये कहें ठोको ठोको राज चल रहा हो? आज सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर नोटिस दिए तो यूपी को दिए। अखिलेश जी, जो इन्होंने सवाल कहा ना, और आप खुद भी मानते हैं कि परसेप्शन की बात है, अभी भी बीजेपी का जो प्रचार है उसमें मुलायम सिंह की कही हुई पुरानी बात, आप भी उसको बात जानते हैं, उस बयान को लेके कानपुर की एक घटना हो गई, या फिर मुख्तार अंसारी के परिवार को शामिल कराने की, जो अखिलेश यादव डीपी यादव से तौबा कर लेते हैं पिछले चुनाव में, उनको अंसारी परिवार का सदस्य कबूल है। तो ये जो परिवर्तन हो जाता है ना, तो फिर से लगता है कि परसेप्शन कहीं सही हो, ये विपक्ष का कहना है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर जो स्ट्रक्चरल चेंज अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आप मुझे बताइए, समाजवादी सरकारें रहीं जिस समय 12 से 17 रहे, अगर किसी पुलिस वाले ने पीट पीट करके किसी व्यापारी को मारा हो तो बता दो, एक उदाहरण दो। तो इस सरकार में क्या हो रहा है? आप उम्मीद नहीं कर सकते, कभी भी ठोके जा सकते हो। अगर सरकार को पता लग जाए कि आप सरकार के खिलाफ हैं तो आप ठोक दिए जाओगे। देश के स्टेट होम मिनिस्टर, उन पर उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने कुचल करके किसानों को मार दिया। क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? अभी एक माफिया क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर आई, वीडियो आया, क्या सरकार कर रही है उन माफियाओं का? और पहली बार उत्तर प्रदेश ने देखा होगा एक मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे, पूरे देश के इतिहास में उठा करके देखिए, इतने बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे हैं? तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और इनके यहां तो आईपीएस को धमका रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी कि आरोप लगाती थी कि आपके समय पे करप्शन है, लेकिन एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से आरोप लगा रहा है कि करप्शन है, पैसे लेकर के ट्रांसफर हो रहे हैं। इस चुनाव में देख रहे होंगे धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, और अभी आप भी परशुराम जी के मंदिर में गए हुए थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अन्य जातियों से जुड़े जो भी महापुरुष हैं उनके मंदिर में या प्रतीक स्थलों पे जाएंगे? और दूसरा सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ है कि आप जाने वाले थे, फिलहाल आपने पोस्टपोन किया अपना अयोध्या दौरा, तो क्या अयोध्या में रामलला जाकर के दान पुण्य करेंगे? क्योंकि आपने पीसी में कहा था कि जब अयोध्या जाऊंगा तब चंदे की बात करूंगा। ये सवाल मंदिरों में जाने का, ये बीजेपी वालों को मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जानकारी रखते हैं लेकिन ये जानकारी नहीं रखते कि हम बचपन से जा रहे हैं मंदिर में। हमारे गांव में पता कर लीजिए, नेताजी किस समय से बजरंगबली जी की पूजा कर रहे हैं, किस समय से ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर कोई मंदिर चला गया तो उनका कोई फील्ड को इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनका इंक्रोचमेंट हुआ जा रहा है। मैं जितने भी भगवान है सबको मानता हूं, सबको पूछता हूं, देवी देवताओं को, और जहां हमें देवी देवता दिख जाते हैं वहीं हम हाथ जोड़ लेते हैं। अब बीजेपी को क्या तकलीफ है उसमें? अगर कोई हमें बुलाए और कहे कि भगवान परशुराम जी के मंदिर का में आना है आपको दर्शन करने, तो स्वीकार किया, मैं गया हूं। इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ है? आपने एक बात कही कि पूजा हम भी करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी करते थे, पर क्या पूजा करते हुए दिखने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, हमारा धर्म और हमारे आस्था दिखावे की नहीं है। हम अगर घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो फिर ममता बनर्जी ने मन से चंडी पाठ किया, गलत है? नहीं, मैं किसी के बारे में क्यों कहूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि मैं घर में भगवान कृष्ण को पूज रहा हूँ कि भगवान श्री राम को पूज रहा हूँ या देवी देवताओं को मैं पूज रहा हूँ। मान लीजिए मेरे घर के सामने बजरंगबली जी का मंदिर है, कल कोई आ जाए मंचला भारतीय जनता पार्टी का, कहे कि भगवान श्री राम का मंदिर क्यों नहीं है? ये कोई सवाल है? ये हमारा जो सनातन धर्म है, या हम भारतीय लोग ऐसे हैं, हम देवी देवताओं को हम पूजा पाठ करते हैं, हम व्रत रख रहे हैं। हम मान लीजिए व्रत रख रहे हैं सोमवार का, मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं आप शुक्रवार का व्रत रखिए। मैं जानता हूं डिम्पल जी भी नवरात्रा का व्रत रखती है, लेकिन चुनाव में आजकल एक मुद्दा होता है,
वो अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ें, ममता बनर्जी चंडी पाठ करें, और अब ये भी हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे नहीं? ये चुनाव का मुद्दा है, तो मैं इसीलिए जवाब आपसे लेना मैंने ये कहा कि हमारे धर्म में दक्षिणा देने का सवाल है, और दक्षिणा तब दी जाती है जब भगवान के आप दर्शन करते हैं। तो जिस दिन ये भगवान श्री राम जी का मंदिर बना लेंगे, हम दर्शन करने भी जाएंगे, परिवार के साथ भी जाएंगे और दक्षिणा भी देके आएंगे। इन जैसा चंदा नहीं मांगेंगे, इन जैसा चंदा चोरी नहीं करेंगे, इन जैसी जमीनों में रजिस्ट्री में हेराफेरी नहीं करेंगे। इनको पता था कि कौन सा प्लॉट महत्वपूर्ण होगा, ये जानकारी बीजेपी को कैसे है, और केवल अधिकारियों ने नहीं ली। जिस समय सच्चाई सामने आएगी आप देखेंगे बड़े बड़े नेताओं ने भी जमीनें वहां पे ली हैं मंदिर के लिए पर। हम तो अधिकारियों से कहोगे नेताओं के भी नाम लाइए आप। ये आप अधिकारियों को उकसा रहे हैं कि राज खोलो, क्योंकि कागज उन्हीं के पास है। इससे पहले आप कहते थे कई अधिकारियों के फोन भी आ रहे हैं, क्या मामला क्या है? जैसे नेताओं ने और हम लोगों ने उनका उठा दिया अधिकारियों का, कि वहां के डीएम, वहां के कमिश्नर, वहां के इन लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए हैं। ऐसे अधिकारियों की कोई लिस्ट भी बना ली है क्या आपने? अधिकारी जब से माहौल बदला है, हाँ। तब से अधिकारी चुपचाप बताते जा रहे हैं कि ये कागज है, ये भी देख लीजिए, ये भी कह दीजिए, समय आने पर हम कहेंगे। अखिलेश जी, पिछली बार आपने नारा दिया था कि काम बोलता है, उसके बाद भी आप क्यों हार गए, क्या कारण था? इस बार क्यों जीतेंगे, क्या कारण है? जितना काम समाजवादियों ने किया था वो कहीं ना कहीं हम पहुंचाने में नाकाम रहे। चाहे एक्सप्रेसवे बनाया हो, लेकिन उसका मकसद हम लोग नहीं बता पाए। जो मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया था वो नहीं बता पाए। बिजली जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए। ट्रांसमिशन लाइन जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए। मेडिकल कॉलेजेस बनाए थे वो नहीं बता पाए। लैपटॉप का क्या फ़ायदा होगा ये नहीं बता पाए। लेकिन इधर 5 साल में लोगों ने जब से एक्सप्रेस भी यूज़ किया है, जब से कोरोना आया एम्बुलेंसेस को मदद करते हुए देखा है, जब ऑनलाइन पढ़ाई थी लैपटॉप से लेकर के सब इस्तेमाल करते हुए लोगों ने देखा है। जो आज लखनऊ में 4G है या जियो का है वो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्रिएट हुआ है। आज भी ये सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यों का उद्घाटन कर रही है। अगला सवाल संजय का है। संजय, क्या सवाल है? 2022 का चुनाव नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी राम की बात कर रही है। आप लगातार कृष्ण की बात करते हैं, परशुराम की बात करते हैं, और इन तीनों ही चरित्र का इस समय सियासी माहौल होने की वजह से अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, सियासी मायने निकाले जाते हैं। इन तीनों में से आपको सर्वाधिक पसंद कौन है? देखिए, ये बीजेपी धोखा देती है धर्म के नाम पर। इस बार हम लोग भी दे रहे हैं उन्हें धोखा। ये बता रहे हैं कि हम कौन कौन से मान रहे हैं भगवानों को। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है 300 यूनिट फ्री हम सभी घरेलू लोगों को देने जा रहे हैं। और मुझे बड़ा इंतजार था, हालांकि मंत्र भी नहीं बोल पाए अभी तो मुख्यमंत्री जी एक जगह। कुछ ने संस्कृत में पढ़ना था, वो नहीं पढ़ पाए संस्कृत, सबने देख लिया, देश ने देख लिया। कैसे योगी जो संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे। तो ये भगवान के नाम पे धोखा दे रहे थे, अब ये पकड़े जा रहे हैं। 300 यूनिट दे दी समाजवादी पार्टी ने, सिंचाई मुफ्त करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। तो इसलिए भगवान के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, विकास के नाम पर। 2017 में हम सब ने देखा, इस बात के गवाह हैं कि शमशान बनाम कब्रिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर से कब्रिस्तान की एंट्री आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर उनको मंदिर बनाना होता, जो आपने साल भर में अयोध्या मंदिर बनाने की बात कही, कि वो तो कब्रिस्तान बनाने में थे। तो आपको क्या लगता नहीं कि शमशान बनाम कब्रिस्तान बड़ा मुद्दा था पिछले चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिवीज़न चाहती है सोसाइटी में। इस बार डिवीज़न नहीं चलेगा। लोगों ने देखा है कि माँ गंगा में किस तरीके से हज़ारों लाशें बह रही थी। जब लोगों को दवाई की ज़रूरत थी, सरकार दवाई नहीं दे पाई। ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। रेमडेसिविर को लेकर के कितने ब्लैक हुई हैं दवाइयाँ। यही लखनऊ शहर राजधानी, जिसके शमशान घाट पर लाशें जल रही थी, इस सरकार ने छिपाने का काम किया, टीन शेड लगाया। कौन भूल जाएगा वो। अगला सवाल सुरेंद्र दुबे जी का है। सरकार मुफ्त राशन बांट रही है, केंद्र भी कुछ मुख्यमंत्री योजना के तहत भी तमाम ढंग की पेंशन दी जा रही है, और सुबह से शाम तक नए नए फ्लाईओवर्स का शिलान्यास, उद्घाटन। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ पैसों की बारिश हो रही है। और मुझे एक पुरानी फिल्म का गाना याद आ रहा है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कुछ इस माहौल में
आप बताइए भाजपा से कैसे मुकाबला करेंगे जो आपके मुख्य अपोनेंट पार्टी है? ये तमाम तोहफे इसलिए दिए जा रहे हैं कि उन्हें पता है कि अब सरकार उनकी जाने वाली है। इन्हें ये बताना चाहिए कि 5 साल में क्या बड़ा काम किया है। अगर काम इनका हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। ये जनता जानती है कि आखिरी वक्त पे सपने दिखा रहे हैं और इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता बना चुकी है। रिपोर्ट कार्ड बना दिया था पंचायत के चुनाव में। पंचायत के चुनाव में अगर इन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस का सहारा नहीं लिया होता तो ये शून्य हो गए होते उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में भी। जो आशंका भी है, अभी पंचायत चुनाव की बात की आपने, अगर इसी तरह की कुछ स्थिति इस चुनाव में भी रही कि आपके लोगों को नॉमिनेशंस नहीं किए गए, उनको आइडेंटिफाई तो करना ना। मतलब वो कह रहे हैं कि उस तरीके ये हम देख चुके हैं। मुझे जो बात आप आशंका जता रहे हैं वो यही है। मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री ऑफ के कालिदास मार्ग पर एक विशेष जाति के डीजीपी, एक विशेष जाति के कानपुर के अधिकारी, एक विशेष जाति के कन्नौज के अधिकारी और विशेष जाति के मुख्यमंत्री, इन सब ने बैठ करके रणनीति बनाई कि कन्नौज कैसे हराना है। अखिलेश जी, जो कन्नौज का जब जिक्र आता है ना तो लोग बीजेपी वाले कहते हैं कन्नौज अखिलेश यादव की दुखती रग है क्योंकि वहां से डिंपल यादव हार गई हैं, इसीलिए उस पर इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, बीजेपी को ये बताना चाहिए था कि अपने ठाकुरवाद के बारे में कब बताएंगे। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी वाले अगर आपके माध्यम से हम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भी बोलना चाहिए कि इस तरह की उनको भी नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं वो। अगला सवाल कोमल जी का है। सर, आपने अपने घोषणा पत्र में या घोषणा की है कि 300 यूनिट्स जो लाइट के हैं वो फ्री हैं। अगर हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि 90,000 करोड़ रुपीस का बिजली का घाटा है बिजली विभाग में और अंदाजन 21,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए होंगे सब्सिडी के अलावा इस 300 यूनिट को फ्री करने के लिए। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? उत्तर प्रदेश के कई विभाग घाटे के हैं। ये कोई पहली बार घाटा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई विभाग लगातार घाटे में चल रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी कि 90,000 करोड़ का घाटा हो गया बिजली विभाग को। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बजट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपका 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। अगर पैसा भी निकालना पड़ेगा तो आसानी से पैसा बिजली के लिए निकाला जा सकता है और गरीब को 300 यूनिट दी जाएगी। अखिलेश जी, ये बताइए कि इस बार आप उत्तर प्रदेश का जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका मुकाबला योगी आदित्यनाथ जी से है या नरेंद्र मोदी जी से है? ये मेरा पहला सवाल है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की अगर प्रचार को हम लोग देखें तो उसमें सिर्फ आप हैं जो कि विजय रथ लेके निकले हुए और हर जगह जाकर जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं मैं बीजेपी का प्रचार अगर देखूं तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह जी, नड्डा साहब, तमाम लोग हैं, पूरी फ्लीट है जो कि उत्तर प्रदेश में आकर प्रचार कर रही है। तो कहीं आपकी हालत अभिमन्यु जैसी तो नहीं होने वाली? क्या आप अकेले फंस जाएंगे, चारों तरफ से लोग घेर लेंगे आपको? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये चुनाव प्रदेश की सरकार बनाने का है, ये दिल्ली की सरकार का नहीं है चुनाव। उन्हें उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री हटाना है, वो जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है बाबा मुख्यमंत्री ने। और जहाँ तक सवाल बड़े बड़े नेताओं का आने का है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, हार की तरफ जाएंगे, बड़े पैमाने पे आप देश के नेता देखेंगे। मुझे जानकारी ये मिली है गुजरात के विधायक, गुजरात के सीनियर संगठन के भारतीय जनता पार्टी के नेता यूपी आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने के लिए। राजस्थान के लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने के लिए। आखिर किस लिए ये? इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से हटा करके मानेगी। तो आप भी बुला लीजिए ना शरद पवार को, ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को। कौन रोक रहा है आपको? मैंने देखा है, तस्वीरें देखी हैं इनके चौमीन रथ की। चौमीन रथ मतलब? ये 6 रथ जो चल रहे हैं चौमीन के रथ हैं, ठेले हैं ये। अरे दूल्हा क्यों नहीं चल पा रहा है? इस चुनाव का दूल्हा कौन है उनका? आपको खुद पता होगा। ये डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे को। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया योगी आदित्यनाथ तो यूपी चले, वो क्यों नहीं चल रहे हैं? केवल टेंट देखने जाते हैं, कुर्सियां लगी हैं ठीक है नहीं लगी हैं वो देखने जाते हैं।
शौचालय बनाया कि नहीं बनाया टेंट के पीछे वो देखने जाते हैं, क्यों नहीं रथ लेकर चलते हैं? नहीं, रथ लेकर के समाजवादी पार्टी का एक रथ 6 रथों पे भारी है। पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अभी बुलाना मुझे संभव नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जब आते हैं तो कुछ न कुछ गठबंधन में चाहेंगे, कुछ सीटें चाहेंगे, कुछ चाहेंगे। ये समय बाद का है, जब डिक्लेयर हो जाएगा चुनाव उस समय हमारी कोशिश होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। अगला सवाल आपसे इन झूठ बोलने वालों को हटाएंगे। अच्छा, नवलकांत जी आपसे अगला सवाल कर रहे हैं। एक तो मुझको डर लग रहा है, आपने जो माइक पकड़ा है लाल रंग का है और लाल पूरा मुझे चारों तरफ दिख रहा है, और जो अखिलेश जी बैठे हैं वो भी लाल टोपी लगाए हुए हैं। सवाल मेरा यह है कि आज के दौर में जो मंदिर की राजनीति है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है कि नहीं? दिन के सपने अच्छे होते हैं कि रात के सपने अच्छे होते हैं? अगर आपको सपना कृष्ण जी का आता है तो आप कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि कई संतों ने इसके लिए अपील की है। मुझे खुशी है कि मुझे भगवान परशुराम जी के दर्शन करने का मौका मिला, उनके मंदिर में जाने का मौका मिला। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे धर्म में चंदा नहीं है, दक्षिणा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के नहीं बनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का मंदिर जानबूझ करके नहीं बना रही। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब समाजवादी सरकार में 22 महीने और 24 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन सकता है, इनको भगवान श्री राम के मंदिर से मतलब नहीं है, इन्हें बोट से मतलब है। अखिलेश जी इधर, अब अगला सवाल कुलसुम तलहा जी का है। जी, आपने महिलाओं के लिए काफ़ी बहुत सी योजनाएं लाई। 1090 अपने आप में एक एग्जाम्पल है। उसके बावजूद कांग्रेस ने ये मुद्दा भी आपसे छीन लिया और 40% महिलाओं को वो देने का टिकट वायदा किया। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है और इसको किस तरह से आप रेक्टिफाई करेंगे इस सिचुएशन को? समाजवादी पार्टी पहले से बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाती आई है। तो आने वाले समय में बेटियों के लिए, बहनों के लिए और माओं के लिए क्या योजना होगी वो हमारे घोषणा पत्र में हम लोग लेकर के आएंगे। क्योंकि ये भी बड़ा वर्ग है। केवल टिकट इसलिए दे देना, इसलिए अनाउंस कर देना कि इन्हें चुनाव हराना है। समाजवादी पार्टी उन्हीं को टिकट देगी जो चुनाव जीतेंगी। अखिलेश जी, सारी बातें हो रही हैं, अब बात एक आप कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पे भी हो जाए। जहां भी रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो आप उनके काउंटर में कोई कार्यक्रम, विजय यात्रा निकाल रहे होते हैं, वो मुद्दा मथुरा का लाते हैं, आप उस पर घेरते हैं। उनके सांसद को सपना आता है कि मथुरा से लड़ना चाहिए, सपने पे आप भी घेर लेते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कह दिया मुख्यमंत्री जी ने, आप अपना भी मन जाहिर करिएगा और जाहिर करिएगा कहां से लड़ेंगे ये भी बताते चलिए। और अगर आप कहेंगे पार्टी तय करेगी तो पार्टी तो आप ही है सर। क्योंकि मैं लोकसभा का सांसद हूं और विधानसभा का चुनाव के लिए मैंने पिछली बार भी कहा कि जिस समय नेताजी चुनाव लड़ते थे, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नेताजी लड़ करके विधानसभा में पहुंचे हैं। इस बार अगर पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी अगर ये तय करेगी कि पहले चुनाव लड़ाइए फिर चुनाव लड़िए, वो भी मानूंगा मैं। क्योंकि जैसा हमारे साथियों ने कहा कि हमारा केवल एक ही विजय रथ है, उनके 6 रथों पर हावी है। अखिलेश जी, ये जवाब ना थोड़ा जलेबी टाइप का हो गया। आप भी जानते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं फलानी जगह से लड़ूंगा तो कौन रोक लेगा? आपको वहां से लड़ना ही है तो मन खोल दीजिए ना, कहां से लड़ेंगे। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से लड़ा जा सकता है, लेकिन ये निर्णय मैं पार्टी पे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेकर के करूंगा। देखिए, पीछे आपके घोषणा पत्र लिखा हुआ है, आज घोषणा कर ही दीजिए कि अखिलेश यादव इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा चुनाव होने जा रहा है और बड़े चुनाव में हर जगह रहना भी है, इसलिए